क्लास 8 हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए इनकी मैचिंग बिठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दीवानी। तो पहला जो टर्म है दीवानी, क्या होता है दीवानी? दीवानी होता है किसी जमीन पर टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाना, हक मिल जाना। ठीक है, तो राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। उसके बाद है टाइगर ऑफ मैसूर। तो मैसूर का टाइगर का टाइटल किसको मिला था? टीपू सुल्तान को मिला हुआ था। फौजदारी अदालत, तो ये कौन सी अदालत होती हैं? ये क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट्स। उसके बाद है रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा को आप किससे मैच करेंगे? लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कित्तूर में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट किया था किसने? रानी चेन्नम्मा ने। और उसके बाद है सिपाही। सिपाही का इंग्लिश वर्जन था सिपोय। उनसे सिपाही ढंग से नहीं बोला जाता था अंग्रेजों से, तो वो सिपाही को सिपोय बोलते थे और उनकी फौज को सिपोय आर्मी बोलते थे। राइट, तो ये रहे हमारे मैच द फॉलोइंग। दीवानी है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल टीपू सुल्तान को जाता है। फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट होते थे। रानी चेन्नम्मा ने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट किया था कित्तूर में। और सिपाही का मतलब सिपोय। राइट, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इनको फिल करते हैं। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ। तो बंगाल को जीतने का जो अंग्रेजों का जो कॉन्क्वेस्ट है, उनका जो एक्सपीडिशंस हैं, तो बंगाल को जीतना उन्होंने किस बैटल से शुरू किया? तो वो बैटल थी पहली बैटल, बैटल ऑफ प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर रूलर्स ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये दोनों बाप बेटे कहाँ के राजा थे? तो पहले हैदर अली, उसके बाद बनता है टीपू सुल्तान। और ये कहाँ के राजा थे? ये थे मैसूर के। उसके बाद है डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंप्लीमेंट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राइट, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा पार्ट था? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, सो कौन सी बैटल थी जिससे जो है ब्रिटिशर्स भारत में अपनी जीत शुरू करते हैं, अपनी जीत का झंडा फहराना शुरू करते हैं? बंगाल से चीज़ शुरू होती है। तो बैटल ऑफ प्लासी है जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। अगर अंग्रेजी हार जाते तो कहानी शायद कुछ और होती, लेकिन अब कुछ और है। राइट, हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। डलहौजी इंप्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और मराठा कहाँ रूल करते थे? उनकी किंगडम्स कहाँ थी? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। राइट, अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स को हम अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सो पहली स्टेटमेंट है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। क्या 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग हुआ था? नहीं, ये तो आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट, नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी थी जो भारत के साथ ट्रेड करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है आई हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो यूरोपियन कंट्रीज की कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई हुई थी, अंग्रेज अकेली नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। तो ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह वाज रूलर ऑफ पंजाब। बिल्कुल, वो पंजाब के रूलर थे। जब तक वो रहे तब तक अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों ने पंजाब को हड़पना शुरू कर दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरी दे कॉन्क्वर्ड। तो अंग्रेजों ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए उन एरियाज में जो उन्होंने जीते। तो ये फॉल्स है। उन्होंने जो जो एरियाज जीते वहाँ पे उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए। ठीक है, जुडिशरी को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए, उन एक्ट्स के थ्रू उन्होंने रूल करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बना दिए, अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने किए। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट, सो यहाँ पे हमारे डिस्कस होते हैं ट्रू फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इंडिया में ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें क्या थी? किस वजह से यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज भारत की तरफ अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई? तो कौन सी चीज़ें थी वो? पॉइंट नंबर 1 है फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन इंडिया में था और सिल्क इंडिया में था।
और जिसकी यूरोप में एक बहुत बड़ी मार्केट थी। तो इस चीज़ ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया में अट्रैक्ट किया। पॉइंट नंबर 2 है भारत के मसाले, इंडियन स्पाइसेस। कौन से सच एज पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम। तो इन सब की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इन मसालों को खरीदने के लिए और यूरोप में बेचने के लिए वो कंपनीज भारत में खिंच चली आई। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिटेबल ट्रेड अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। भारत से ट्रेड करना उनके लिए प्रॉफिटेबल था, इसलिए आए। और पॉइंट नंबर 4, वो जो सामान इंडिया से खरीदते थे वो बहुत ही सस्ता था, बहुत ही लेस प्राइस में उनको मिलता था। तो इंडियन गुड्स बहुत सस्ता था, उनको ट्रेड में प्रॉफिट होता था। तो ये पॉइंट्स आप लिखिए इस आंसर में, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कौन से कारण थे, कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गई। देखिए, बंगाल के नवाब एक पावर है जो बंगाल में पहले से इस्टेब्लिश है, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरी पावर आ गई। ठीक है, पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए आए और बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। वो एक दूसरी पावर आ गई। तो वो दूसरी पावर आ गई तो दो पावर एक जगह पे तो नहीं रह सकती ना, अब उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या थे वो हमें आंसर में बताना है। फर्स्ट पॉइंट है द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। देखिए, ये एक कारण था। बंगाल के जो नवाब थे ना वो पावर में थे, ठीक है, तो उनकी चलती थी। तो इस वजह से उन्होंने कंपनी को रिफ्यूज किया कंसेशंस देने के लिए। कंपनी बार बार कोशिश कर रही थी कि कंपनी को बहुत सारे कंसेशंस मिलें, तो बंगाल नवाबों ने क्या किया, कंपनी को कंसेशन देने के लिए मना कर दिया। ये था कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण, बड़ा कारण। उन्होंने कहा कंपनी को हम और ज़्यादा रियायतें और ज़्यादा कंसेशंस और ज़्यादा फायदे नहीं दे सकते, तो उन्होंने मना कर दिया, राइट। ये एक कारण था। पॉइंट नंबर 2, दे डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और उन्होंने जो है ट्रिब्यूट्स लेने शुरू कर दिए, तोहफे लेने शुरू कर दिए बंगाल नवाबों ने कंपनी को ट्रेडिंग राइट देने के लिए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें शुरू की, इस वजह से उनके रिलेशन अब ठीक नहीं रहे। पॉइंट नंबर 3, दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। कंपनी ने क्या शुरू कर दिया था, कंपनी ने अपने कॉइन्स मिंट करने शुरू कर दिए थे, अपने सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे, अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे। अब भाई बंगाल का राजा कौन है, बंगाल के नवाब हैं, वो बंगाल को चलाएंगे, तो ये हक किसका होना चाहिए, बंगाल के नवाबों का होना चाहिए। लेकिन कंपनी अगर अपने नाम से सिक्के चला रही है तो ये बात तो गलत हो गई ना। अब ये बात बंगाल के नवाबों को थोड़ी बर्दाश्त होगी, तो उन्होंने कंपनी को कॉइन मिंट करने के लिए मना कर दिया। ये एक कारण था उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट का। पॉइंट नंबर 4, दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को फोर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया। कंपनी जब यहाँ पे आई थी तो उसने जो अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी उसके चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी कर दी, फोर्टिफिकेशन कर दिया। और फोर्टिफिकेशन कौन करेगा, फोर्टिफिकेशन राजा करेगा भाई, अपनी प्रजा को बचाने के लिए लड़ाइयों में, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन करना राजा का काम है, ना कि किसी ट्रेडिंग कंपनी का काम है। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो नवाबों ने क्या किया, नवाबों ने इस चीज़ का विरोध किया और फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी करने से कंपनी को मना किया। उन्होंने कहा कि आप फोर्टिफिकेशन को बंद करो, तुमने तोबे तैनात कर दी हैं, इनको बंद करो, और यहाँ पे सिपाही रख लिए हैं तुमने, इन सब सारे प्रोसेस को बंद करो। तो फोर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने मना किया, ये कारण था। पॉइंट नंबर 5, दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। उन्होंने क्या क्लेम किया बंगाल के नवाबों ने कि कंपनी जो है, कंपनी के ट्रेड की वजह से, यानी कि कंपनी के जो इंडिविजुअल थे वो अपना इंडिविजुअल टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, तो इसकी वजह से कंपनी को बड़ा रिवेन्यू लॉस हो रहा था, ठीक है। तो रिवेन्यू लॉस हो रहा था, तो इस वजह से, और बंगाल के जो नवाबों की अथॉरिटी है उसको वो मान नहीं रहे हैं, राइट। तो ये भी एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। पॉइंट नंबर 6, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। तो देखो, कंपनी के जो इंडिविजुअल थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने नवाबों को टैक्स देना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम टैक्स आपको नहीं देंगे। कंपनी को टैक्स फ्री राइट था, लेकिन कंपनी के इंडिविजुअल्स को टैक्स फ्री राइट नहीं था। टैक्स पे करने से मना कर दिया। डिसरिस्पेक्टफुल, नवाब की बेइज्जती करते हुए कुछ उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं,
ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो इन सब कारणों की वजह से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कुल मिला के बात यह है, कंपनी अपनी पावर स्टेब्लिश कर रही है, सिक्के ढाल रही है, किले बना रही है, ठीक है, कंपनी के इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंगाल के नवाबों की जो स्टेटस है, जो उनका रिस्पेक्ट है और उनकी जो पावर है उसको कम करती हैं। तो इस वजह से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ, चलिए देखते हैं। दीवानी क्या, हमने पहले भी पढ़ा था। दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फायदा हुआ? दीवानी का मतलब ये है कि टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। तो जब कंपनी को यहीं से टैक्स मिलने लग रहा है, टैक्स के रूप में उसे रिसोर्स मिल गए, पैसा मिल गया, तो उससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? फर्स्ट पॉइंट है, मुगल एम्परर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनी द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल प्रोविंस का क्या बना दिया, दीवान बना दिया। दिस दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो इसकी वजह से बंगाल को बहुत सारे रेवेन्यू रिसोर्स मिल गए। तो पहला फायदा यही हुआ कि कंपनी को रेवेन्यू रिसोर्स मिल गए, पहला फायदा। अब इसके बाद क्या फायदा होता है कंपनी को? दिस रिजॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। कंपनी की एक पुरानी समस्या को इसने सॉल्व कर दिया। क्या समस्या थी? इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर। कंपनी क्या करती थी? गोल्ड और सिल्वर के बदले, सोने चांदी के बदले ट्रेड किया करती थी। यानी कि कंपनी क्या करती थी? गोल्ड और सिल्वर देती हमारे ट्रेडर्स को और हमारे ट्रेडर्स से बदले में सामान लिया करती थी। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, मसाले हो गए। तो सोने चांदी के बदले व्यापार होता था, जो भारत के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन ब्रिटेन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी देश की जो स्ट्रेंथ होती है वो यही तो मेटल होती हैं, है ना। तो गोल्ड सिल्वर इंपॉर्टेंट मेटल थी और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंडियन ट्रेडर्स को उन्हें गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था। तो जब यहीं से पैसा उनको मिल गया, यहीं से वो टैक्स, यहीं से वो रेवेन्यू लेने लग गए, तो उसी पैसे से उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ। यानी कि भारत के लोगों से ही टैक्स लो, यहीं से पैसा उठाओ और यहीं के पैसे से, यहीं के ट्रेडर से सामान खरीद लो। तो अब सोना चांदी देने की उनको जरूरत नहीं रही। राइट, ये बात कुछ ऐसी है, अगर हिंदी में एक मुहावरा इसके लिए इस्तेमाल करें तो बोलेंगे आम के आम और गुठलियों के दाम। कुछ इस तरह का फायदा हुआ कंपनी को। पॉइंट नंबर 3, रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस। एक कंपनी थी, वो कंपनी के तरह तरह के खर्चे होते हैं, तो कंपनी के जो कई तरह के जो खर्चे थे वो सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंडिया के रेवेन्यू से ही बियर किए जा सकते थे। पॉइंट नंबर 4 है, दीज रेवेन्यू they used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company's troops and meet the cost of building the company's fort and offices at Calcutta। यानी कि इसी रेवेन्यू से उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसी रेवेन्यू से उन्होंने अपनी आर्मी की ज़रूरतों को, अपनी कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करना शुरू कर दिया, किलेबंदी शुरू कर दी। राइट, तो अपनी फौज को इंडिया के ही टैक्स के पैसे से उन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दिया। ये फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ? पहला फायदा ये हुआ कि उनको रेवेन्यू रिसोर्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड्स देखो, उनको क्या मिला? बंगाल में रेवेन्यू रिसोर्स मिल गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा, उन्हें गोल्ड सिल्वर नहीं देना पड़ता था, यहीं से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस पैसे से सामान खरीद लेते थे। फिर उसके बाद फाइनेंस, कंपनी के जो फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस थे उनको उसी पैसे से संभालने लगे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4, कंपनी के ट्रूप्स मेंटेन करने लगे इसी पैसे से। तो बहुत फायदा हुआ। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है इसको एक्सप्लेन करो, ये क्या सिस्टम था, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, देखिए आप सब्सिडरी अलायंस को जब इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी यानी कि हेल्पिंग, सहायक, सहायक संधि, एक ऐसी संधि, एक ऐसी ट्रीटी जो अंग्रेज जो थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो करती थी भारत के राजाओं के साथ, उनकी सहायता करने के लिए। और सहायता क्या करती थी? उनको अपनी फौज देती थी। क्यों? क्योंकि भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। उस चीज का फायदा किसने उठाया? कंपनी ने उठाया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने भारतीय राजाओं की इस वैर भाव का, इस दुश्मनी का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि देखो जी, हम आपको फौज दे देंगे, हम, और हमारी फौज देने की ये एक कंडीशन है, तो इस तरीके से हम आपकी हेल्प कर देंगे, सब्सिडरी अलायंस आप साइन कर दो और
आप पावरफुल रहोगे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन असल में ये ट्रीटी बहुत नुकसानदायक थी भारत के राजाओं के लिए। अब इसकी जब शर्तें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसकी जो टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। जो भी सब्सिडरी अलायंस को जो भी भारत का राजा साइन करेगा वो अपनी खुद की फौज नहीं रख सकता। अरे भैया, जब अपनी खुद की फौज ही नहीं रख सकता तो फिर पावर कहाँ मेंटेन कर पाएगा खुद की? एक राजा की पावर उसकी एक बड़ी फौज में होती है, राइट। तो खुद की फौज नहीं रख सकता। और उन राजाओं को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी की फौज प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनीज आर्मी वी कैन से। तो कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, कंपनी की फौज उनको प्रोटेक्ट करेगी। पॉइंट नंबर 2 देखो, दे हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। और ये जो भारत के राजा हैं जो भी इस ट्रीटी को साइन करेंगे वो सब्सिडरी फोर्सेस यानी कि कंपनी की जो फौज है जो उस राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके राज्य में तैनात हो गई है, तो सब्सिडरी फोर्सेस जो हैं उन सब्सिडरी फोर्सेस का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? वो राजा उठाएगा जो सब्सिडरी अलायंस को साइन करेगा, ठीक है। एक तो अपनी फौज गवा दी, पहले पॉइंट में हमने देखा राजा अपनी फौज गवा दी, दूसरे में अंग्रेजों की फौज का क्या कर रहा है? खर्चा भी उठा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर कोई भी भारतीय राजा उस फौज का खर्चा नहीं उठा पाता है तो पेनल्टी के रूप में उसकी टेरिटरी, उसका राज्य छीन लिया जाएगा। जैसे रिचर्ड वेल्जली के टाइम पे, जब वो गवर्नर जनरल था रिचर्ड वेल्जली, तो उस टाइम पे 1801 में अवध का एरिया इसी तरीके से लिया गया था, ठीक है। तो अगर कोई भी राजा कंपनी की फौज की एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाएगा, कंपनी की फौज का खर्चा नहीं उठा पाएगा, तो उस राजा के एरिया को कंपनी हड़प लेगी। ये था। 4 है, किंग हैज टू हैव ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट। राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, एक प्रतिनिधि रखना पड़ेगा कंपनी का, ठीक है। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट है, एक अंग्रेज अधिकारी हमेशा उसके कोर्ट में रहेगा जो उसके कोर्ट के बहुत सारे कामों को पर नजर भी रखेगा और अपनी टांग भी अड़ाएगा, ठीक है। यानी कि अब राजा अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है। किंग कुड नॉट अपॉइंट एनी अदर यूरोपियंस विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। राजा अपने दरबार में किसी भी यूरोपियंस को अंग्रेजों की परमिशन के बिना नहीं रख सकता, ना ही उनसे कोई ट्रीटी कर सकता, ना ही किसी दूसरी यूरोपियंस के साथ किसी तरह का कोई पैक्ट साइन कर सकता, ठीक है। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस और इंडिया के जो राजा थे उन्होंने इसको साइन किया। अब आप खुद ही देखिए भारत के राजाओं के लिए ये फायदेमंद थी या नुकसानदायक थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। किस तरीके से कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भारत के राजाओं से अलग था। यानी कि कंपनी का राज करने का तरीका अलग है, भारत के राजाओं का राज करने का तरीका अलग था। तो उनमें क्या अलग था, क्या डिफरेंसेस थे, हमें वो डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज बट इंडियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, परगनास, तहसील एंड विलेजेस। अंग्रेज जब आए, उन्होंने जब यहाँ कब्जा जमाया तो उन्होंने अपने एरियाज में जिन एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया वो उनको क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी कहते थे, प्रेसिडेंसी। जबकि भारत के राजा जो थे उन्होंने अपने एरियाज को डिस्ट्रिक्ट्स में, परगनाज में, तहसील और विलेजेस में बांट के रखा था। तो ये एक डिफरेंस हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखो, ब्रिटिश टेरिटरीज हैड ए गवर्नर वेयर एज इंडियन टेरिटरीज वर हेडेड बाय जमींदार्स। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते थे वो गवर्नर्स होते थे और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे। जबकि भारत के जो एरियाज थे, भारत के राजाओं के अंडर जो एरियाज थे वहाँ जमींदार वगैरह उन एरियाज को संभालते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ब्रिटिश हैड ए गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम अथॉरिटी। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता था भारत के एरियाज में? कंपनी के राज में गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। जबकि भारत के राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता था? किंग होता था। द ब्रिटिश हैड द गवर्नर जनरल एज ए सुप्रीम अथॉरिटी एज कंपेयर टू किंग्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजी राज में गवर्नर जनरल सुप्रीम अथॉरिटी होता था उस टाइम पे, और किंग सुप्रीम अथॉरिटी होता था जब भारत के राजाओं का राज था। पॉइंट नंबर 4 देखो, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वाज द सेम इन इंडिया प्रायर टू द ब्रिटिश। भारत के राजा जब रूल किया करते थे तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट एक ही होता था,
राजा का दरबार लगता था, राजा साहब न्याय किया करते थे, कोर्ट एक ही था, सिविल क्रिमिनल सब मैटर एक ही जगह देखे जाते थे। जबकि ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश सेपरेटेड द क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स इन इंडिया, उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट को और सिविल कोर्ट को अलग अलग कर दिया। तो ये डिफरेंस था जुडिशरी में। पॉइंट नंबर 5, द कंपनी यूज टू रूल बाय मेकिंग एक्ट्स, कंपनी रूल किया करती थी एक्ट बनाकर, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो गया। तो इस तरह के एक्ट बनाकर कंपनी रूल किया करती थी। वेयर एज इंडियन रूलर्स ब्रॉट नो सच एक्ट्स, तो भारत के राजा इस तरह के कोई एक्ट तो नहीं बनाते थे, वो क्या जारी करते थे, वो फरमान जारी किया करते थे, वो फरमान जारी करके क्या करते थे, अपने कानून बनाया करते थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। जब कंपनी ने पावर कैप्चर कर ली, कंपनी जब पावर में आ गई इंडिया में, तो कंपनी ने जिस फौज को मेंटेन किया, उस फौज में क्या डिफरेंसेस थे, वो पहले वाली जो आर्मी होती थी इंडिया के राजाओं की, उससे कैसे अलग थी। तो कंपनी की आर्मी में जो आए हुए बदलाव हैं, कंपनी की आर्मी की कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस आए, हमें वो चेंजेस बताने हैं, राइट। तो देखते हैं कंपनी की फौज में क्या क्या चेंजेस आए। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है, इन अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो उन्होंने पहला चेंज क्या आया कि ब्रिटिशर्स ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया, मतलब सबके लिए, हर फौजी के लिए, चाहे वो फौज पूरे देश में कहीं भी है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर होगा, सब एक जैसे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड इट्स ओन मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी, अपने तरीके से रिक्रूटमेंट फौजियों की किया करती थी। पॉइंट नंबर 3 है, सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल्स एंड डिसिप्लिन। जो फौज में जो सिपाही वो भर्ती करती थी, उन सिपाहियों को वो यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देती थी, उन्हीं जैसी ड्रिल्स और प्रैक्टिस और डिसिप्लिन सिखाया जाता था, राइट। तो यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग उनको मिलती थी। पॉइंट नंबर 4, कंपनीज आर्मी वाज नोन एज सिपोय आर्मी। कंपनी की जो आर्मी थी उसको क्या बोलते थे, सिपोय आर्मी बोला जाने लगा। पॉइंट नंबर 5, इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। कंपनी की जो फौज थी उसमें इन्फेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, जो पैदल सैनिकों वाली जो फौज जो इन्फेंट्री होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। क्यों? क्योंकि उन्हें ओवरसीज फौजियों को भेजना होता था अपनी दूसरी कॉलोनीज में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, तो इन्फेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। पॉइंट नंबर 6, देयर आर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद एडवांस्ड वेपन्स सच एज मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। तो जो फौजी थे, जो कंपनी की आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे, उनको एडवांस वेपन दिए जाते थे उस टाइम के, जैसे कि मस्केट्स हो गई और मैचलॉक्स हो गई। मस्केट एक क्या होता है, एक बहुत लंबे बैरल वाली एक गन होती है, एक तरह की बंदूक होती है। मैचलॉक भी एक तरह की बंदूक ही होती है जो थोड़ी छोटी होती है, हैंडगन टाइप होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें हो गई। बच्चों, इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।